पिछले वीडियो में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की देखी थी। अभी ये वीडियो में हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। जैसे मेटल के इसमें देखा था कि जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है जब वो मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है, वैसे ही नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो वो बनाएगा नॉन मेटल ऑक्साइड। जैसे मेटल ऑक्साइड बनेगा वैसे ही नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं नॉन मेटल कार्बन। कार्बन प्लस ऑक्सीजन हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन लेते हैं तो हाइड्रोजन की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से करते हैं तो हमको मिलेगा वाटर। अब ये केस में देखो, जब मैंने बोला कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड यहाँ पे दो प्रकार के हमको मिलेंगे। एक ऐसा ऑक्साइड मिलेगा जिसका जो नेचर एसिडिक रहेगा, और एक ऐसा ऑक्साइड हमें मिलेगा जिसका नेचर न्यूट्रल रहेगा। जनरली देखते तो मेटेलिक ऑक्साइड जो रहते वो बेसिक इन नेचर रहते, लेकिन जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रहते हैं एक तो एसिडिक इन नेचर रहेंगे या फिर न्यूट्रल इन नेचर रहेंगे। जैसे कार्बन के साथ जो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड वो है एसिडिक इन नेचर, और जो वाटर हमको मिला है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होके वो है न्यूट्रल इन नेचर। तो जो भी है, जो नॉन मेटल ऑक्साइड जो हमको मिले हैं, अगर हम उसकी वाटर के साथ रिएक्ट करते तो हमको मिलेंगे एसिड। फॉर एग्जांपल अगर कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ अगर हम रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा कार्बोनिक एसिड। और जो सल्फर डाइऑक्साइड है, जो सल्फर के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन होके जो सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है, अगर हम उसकी रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे तो हमें मिलेगा सल्फ्यूरस एसिड। तो नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर जो भी हमको मिलेगा वो रहेगा एसिड। तो इस प्रकार से जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रहते हैं एसिडिक रहेंगे या फिर न्यूट्रल रहेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी है जो मेटेलिक, जो मेटल्स है, जो मेटल्स रहते हैं जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके वो हमें कैटायन देंगे, लेकिन जो नॉन मेटल रहते हैं वो जनरली दे गेन द इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो हमको मिलेंगे एनायन। फॉर एग्जांपल अगर क्लोरीन है, क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो Cl निगेटिव बन जाएगा। तो Cl निगेटिव इसका मतलब क्लोरीन एनायन होते हैं। जितने भी नॉन मेटल्स रहते हैं वो जनरली इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रोनेगेटिव रहते हैं। मेटल जो रहेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहेंगे, जो नॉन मेटल रहेंगे वो इलेक्ट्रोनेगेटिव रहते हैं। मेटल की इसमें हमने प्रॉपर्टी देखी थी कि जो रिएक्टिव मेटल रहता है, जो लेस रिएक्टिव मेटल को उस सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस करता है। नॉन मेटल में भी यही एक केमिकल प्रॉपर्टी जो सेम यहाँ पे है। जो हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल रहेगा वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को अपने सॉल्यूशन से बाहर कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर हम रिएक्शन देखते पोटेशियम ब्रोमाइड और क्लोरीन की, जनरली क्लोरीन जो होता है ब्रोमीन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से जो KBr है पोटेशियम ब्रोमाइड है, वहाँ से ब्रोमीन को हटा के उसकी जगह वो ले लेगा और बनेगा पोटेशियम क्लोराइड, और जो ब्रोमीन है वो वहाँ से निकल जाएगा। अभी हम देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज का जो बेस है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो रिएक्टिव मेटल है वो नॉन रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देंगे। जो रिएक्टिव नॉन मेटल है वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को वो अपनी जगह से अभी सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देंगे। तो उसको उस कैटेगरी से या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से हमको मिले है रिएक्टिविटी सीरीज। अभी यहाँ पे आप देखोगे जो येलो, इसमें मैंने जो येलो कलर में जो मेटल यहाँ पे दिए हैं वो हाईली रिएक्टिव मेटल है क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज के सबसे ऊपर है। और कोई भी ऊपर का मेटल नीचे के मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। जो बीच वाला है जिंक, फेरस, जिंक, जो बीच वाले हैं जो जिंक है, Fe है, Pb है, H है और Cu है, ये जो मेटल है वो मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल है। और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अपना रेफरेंस पॉइंट है क्योंकि हाइड्रोजन को रेफरेंस पॉइंट बना के ही बाकी जो रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे दर्शाई गई है। जो लास्ट वाले मेटल है जो मर्क्यूरी है, सिल्वर है,
गोल्ड है और प्लेटिनम है। ये जो मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल है। जैसे प्लेटिनम और गोल्ड हो गया, ये जो मेटल है वो नोबल मेटल में आते हैं और नेचर में भी ये जो मेटल है वो मेटेलिक स्टेट में हमको मिलेंगे। और जो ऊपर के मेटल है सोडियम पोटेशियम कैल्शियम हो गया, जनरली वो जो मेटल है वो कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव है। ऊपर का मेटल जो रहेगा वो नीचे के मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। जो एक क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपके लिए क्वेश्चन है जो अभी मैंने पढ़ा है, उसके बेसिस पे आपको उसका आंसर बताना है। अगर रिएक्टिव मेटल के साथ अगर हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन करेंगे तो कौन सी गैस इवॉल्व होंगी? आप बता पाएंगे क्या उसका सॉल्यूशन? जैसे मैंने आप एक प्रॉपर्टी थी मेटेलिक प्रॉपर्टी, जिसमें हमने देखा था कि जो डाइल्यूट HCl के साथ अगर रिएक्टिव मेटल रिएक्ट होता है तो जो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो यहाँ पे जो गैस इवॉल्व होंगी वो रहेंगी हाइड्रोजन गैस। अगर हम आयन लेंगे, आयन के साथ अगर H2SO4 की रिएक्शन करेंगे तो फेरस सल्फेट ये हमको सॉल्ट मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस ये केस में इवॉल्व होंगे। अगर हम फेरस सल्फेट की रिएक्शन जिंक के साथ करते हैं तो क्या होगा? हमने देखा है कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक जो मेटल है वो Fe के ऊपर। इसका मतलब ये है कि जिंक मेटल Fe को उसके सल्फेट सॉल्यूशन से हटा के अपना सल्फेट सॉल्यूशन बनाएगा जो है जिंक सल्फेट, और Fe को उस जगह से डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, द मेटल विच कैन डिस्प्ले जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। यहाँ पे 4 मेटल दिए हुए, लीड है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, सिल्वर है। ये जो 4 मेटल में से आपको वो मेटल बताना है जो जिंक को उसके सल्फेट सॉल्यूशन से हटा देगा। अगर आप चारों मेटल देखोगे, लीड देखोगे, कॉपर देखोगे, मैग्नीशियम देखोगे, सिल्वर देखोगे रिएक्टिविटी सीरीज में, तो जो मैग्नीशियम मेटल है वो जिंक के ऊपर आता है और बाकी जो मेटल है, लीड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, वो जिंक के नीचे आता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर का मेटल रहेगा बाकी सब मेटल को उसके सॉल्यूशन से हटा देगा। तो यहाँ पे उसका आंसर है मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम जिंक से ज़्यादा रिएक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट 3 रीजन फॉर द फॉलोइंग फैक्ट। सल्फर ये नॉन मेटल है और मैग्नीशियम ये मेटल है। 2015 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको रीजन बताना है कि सल्फर ए नॉन मेटल क्यों है। सल्फर ए नॉन मेटल है, इसके रीजन कुछ है। उसमें से सबसे पहला रीजन है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और सल्फाइड एनायन बनाता है। दूसरा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के देखेंगे तो जो सल्फर है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जो पर्टिकुलर नॉन मेटल रहते हैं वो भी बैड कंडक्टर ऑफ हीट और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहते हैं। ये उसका दूसरा रीजन है। तीसरा रीजन ये है कि जो नॉन मेटल रहते हैं वो नॉन डक्टाइल और नॉन मेलेबल रहते हैं, और सल्फर भी नॉन डक्टाइल और नॉन मेलेबल है, इसका मतलब वो नॉन मेटल है। अगर हमें एक रीजन ऐसा बताना है कि जो केमिकल रिएक्शन से बैकअप हो। अभी हमने देखा, जब हम देख रहे थे नॉन मेटालिक की केमिकल प्रॉपर्टीज, तो उसका जो ऑक्साइड रहता है वो एसिडिक इन नेचर रहता है। सल्फर का जो ऑक्साइड रहेगा वो रहेगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो सल्फरस एसिड बनेगा। इसका मतलब जो एसिडिक है, मतलब जो सल्फर डाइऑक्साइड वो एसिडिक है, तो इसका ये हिसाब हो गया। तो इसका ये मतलब हो गया कि सल्फर इज अ नॉन मेटल। अगर पांचवा भी रीजन देखते हैं तो जो सल्फर है वो नॉट सोनोरस है, इसका मतलब वो नॉन मेटल है। मैग्नीशियम जो मेटल है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इसकी वजह से वो Mg2 पॉजिटिव है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है मेटल की, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी रहती है। तो जो मैग्नीशियम है वो भी गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है। जो मैग्नीशियम है डक्टाइल है और मेलेबल भी है। यहाँ पे जो है नॉट मेलेबल ऐसे नहीं है, जो मैग्नीशियम मेटल है मेलेबल है, तो उसकी वजह से भी हम बोल सकते हैं कि मैग्नीशियम इज अ मेटल। एक जो प्रॉपर्टीज है वो
हमें केमिकल रिएक्शन से बैकअप करनी है, तो हमने देखा कि जो मैग्नीशियम मेटल का ऑक्साइड है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, वो जो ऑक्साइड रहेगा वो बेसिक इन नेचर रहेगा। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड और पानी की रिएक्शन करेंगे तो हमको मिलेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है, और मैग्नीशियम सोनोरस भी है। ये जो रीजन है, इससे पता चलता है कि मैग्नीशियम इज अ मेटल। और एक क्वेश्चन है, रिएक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज डिक्रीजेस इफ इट इज डिप इन नाइट्रिक एसिड। ये आपको बताना है दोस्तों कि नाइट्रिक एसिड में जब एल्यूमिनियम को अपन डिप करते हैं तो उसकी रिएक्टिविटी क्यों कम हो जाती है। हमने देखा है कि नाइट्रिक एसिड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से एल्यूमिनियम को ऑक्सीडाइज कर देता हो, तो उसका बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड एट Al2O3। और जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर एल्यूमिनियम के ऊपर बन जाती है, और जो लेयर रहती है नाइट्रिक एसिड को पेनेट्रेट नहीं करने देती। इसकी वजह से जो एल्यूमिनियम है पैसिव बन जाता है, और जो अंदर का एल्यूमिनियम है वो बचा रहता है, इसलिए वो लेस रिएक्टिव बन जाता है, क्योंकि उसके जो ऊपर है एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है जो कि नाइट्रिक एसिड को अंदर पेनिट्रेट करने नहीं देती। क्वेश्चन ये है कि व्हाई आर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। रिएक्टिविटी सीरीज में देखो दोस्तों, मैग्नीशियम और जो कैल्शियम है वो जनरली ऊपर के टॉप मोस्ट लेवल पे आते हैं, और जो टॉप मोस्ट लेवल के जो मेटल है वो रिएक्टिव मेटल है। रिएक्टिव मेटल है, इसका मतलब वो दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट होकर अपने कंपाउंड बनाएंगे, और इसके वजह से ही ये जो मेटल है कैल्शियम और मैग्नीशियम नेचर में फ्री स्टेट में नहीं आते, वो कंपाउंड स्टेट में हमको मिलते हैं, क्योंकि उसका रीजन है दे आर वेरी रिएक्टिव। सजेस्ट एनी टू एक्टिविटी टू अरेंज सोडियम मैग्नीशियम एंड कॉपर इन डिक्रीजिंग एक्टिविटी। आपको पता ना है कि सोडियम मैग्नीशियम और कॉपर में से कौन सा जो मेटल है वो रिएक्टिव है, और उसके बाद में लेस रिएक्टिव है और लिस्ट रिएक्टिव है। तो कुछ एक्टिविटी एनसीईआरटी की बुक में दी है, 4 एक्टिविटी दी है। 4 एक्टिविटी में से पहली एक्टिविटी है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, दूसरी है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, और रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल। तो पहली एक्टिविटी में आप देखोगे कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, तीनों मेटल को अगर आप ओपन में रखोगे तो जो सोडियम है वो हाईली रिएक्टिव मेटल होगा, ऑक्सीजन और एटमॉस्फेयर में जो वाटर रहता है उससे रिएक्ट हो जाए, लेकिन बाकी जो मेटल है वो रिएक्ट नहीं होंगे। इससे पता चलता है कि जो सोडियम है वो दोनों में से ज़्यादा रिएक्टिव। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर में अगर आप देखोगे कि सोडियम जो है वो कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट होता है, मैग्नीशियम हॉट वाटर से रिएक्ट होता है, और कॉपर हॉट या कोल या स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं होता। तो इससे पता चलता है, ये जो सेकंड एक्टिविटी, इससे पता चलता है कि जो सोडियम है वो हाईली रिएक्टिव, उसके बाद मैग्नीशियम है, उसके बाद में कॉपर। रिएक्टिविटी विथ एसिड अगर हम देखेंगे तो जनरल रिएक्शन हमने देखी है, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। तीनों मेटल में आप देखोगे कि जो सोडियम है वायलेंटली और विगरसली रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड के साथ। रेट ऑफ फॉर्मेशन जो हाइड्रोजन का रहेगा वो सोडियम केस में ज़्यादा रहेगा, मैग्नीशियम केस में कम रहेगा, और जो कॉपर है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं होता। इससे भी हम पता कर सकते हैं कि तीनों मेटल में से सोडियम जो हाईली रिएक्टिव, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद में कॉपर है। अगर डिटेल में देखा जाए तो देखते हम चौथी भी एक्टिविटी देखते। चौथी एक्टिविटी में जो सोडियम है वो मैग्नीशियम क्लोराइड को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। अगर सोडियम मैग्नीशियम क्लोराइड को डिस्प्लेस करेंगे इसका मतलब सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है। जो मैग्नीशियम है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, तो इसका मतलब ये है कि जो मैग्नीशियम है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर हम कॉपर को मैग्नीशियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करेंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो मैंने चारों एक्टिविटी दी है दोस्तों, यहाँ पे बोला तो 2 ही एक्टिविटी है, लेकिन मैंने चारों एक्टिविटी दी है ताकि आपको अच्छे से समझ में। चारों एक्टिविटी को हम देखेंगे तो हमको जो सोडियम है वो हाईली रिएक्टिव, उसके बाद में मैग्नीशियम,
और उसके बाद में कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम रिएक्टिंग विद वाटर स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द सरफेस। जब मैग्नीशियम और कैल्शियम रहता, जब वाटर के साथ रिएक्ट करता तो वो सरफेस पे फ्लोट होना चालू हो जाता। वाटर के साथ जब ये मेटल रिएक्ट करते हैं तो एक तो मेटेलिक वाटर के साथ ये जो मेटल जब रिएक्ट करते हैं तब हमको हाइड्रोक्साइड मिलता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और ये जो हाइड्रोजन गैस है, जो अपना मेटल है कैल्शियम और मैग्नीशियम, उसके सरफेस पे स्टिक हो जाता। जब उसके बबल फॉर्म होते हैं तो कुछ बबल जो है सरफेस पे स्टिक हो जाते हैं। तो आपको मालूम है कि हाइड्रोजन गैस हल्की रहती है, तो हल्की होने की वजह से जिस मेटल को वो चिपकी है हाइड्रोजन गैस, तो उसकी वजह से वो मेटल भी हल्का हो जाता और सरफेस पे फ्लोट करने चालू हो जाता। तो मेन रीज़न है जो बबल्स रहते हैं वो सरफेस पे स्टिक हो जाते हैं। दोस्तों अभी जो मैंने पढ़ाया वो था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। इसके पहले वीडियो में मैंने पढ़ाया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल, और ये दोनों वीडियो सीक्वेंस में है। दोस्तों स्टडी को कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में करो। स्टडी को सिर्फ स्टडी करना है ये बेसिस मत करो, कुछ चीज़ हासिल करना है इस तरह से पढ़ो ताकि आपको कुछ चीज़ हासिल करना है। जो भी आपका लक्ष्य है उसको कभी गिव अप मत करो, और आप मत रुको जब तक कि यहाँ पे आप क्लास, स्कूल और कोचिंग में जब तक आप नंबर 1 पोजीशन पे ना आए तब तक रुको मत, क्योंकि जब तक आप नंबर 1 पोजीशन पे नहीं आएंगे तो आपका जो लक्ष्य है कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करना वो आपको हासिल नहीं होगा। और लास्ट थिंग है नेवर क्विट। दोस्तों मुझे पूरा भरोसा है कि जो आपका टारगेट है, जो आपने अपने दिमाग में सेट किया है, वो आप हासिल करोगे, और जब तक आप उसको हासिल नहीं करोगे तब तक आपको रुकना नहीं है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप 100% उसको हासिल करोगे, क्योंकि यू आर अनस्टॉपेबल दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।